and नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. रानीखेत में तूफान में घायल हुए लोगों का मंत्री ने जाना हाल, चिकित्सकों को उचित उपचार के लिए दिए निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों को मदद करने के दिए निर्देश। धनौरी में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, 25 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी ने शिविर का किया शुभारंभ। ऋषिकेश पंजीकरण कार्यालय परिसर में अतिरिक्त सेवा दे रहे चौकी प्रभारी, दिव्यांग श्रद्धालु चौकी प्रभारी से हुए खुश, कहा नहीं देखा कहीं ऐसा चौकी प्रभारी जो श्रद्धालुओं से पूछ रहा हाल। मुनिकरेती में एसएसपी नवनीत सिंह ने किया निरीक्षण, पुलिस को लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश, रिफ्रेशमेंट देकर बढ़ाया पुलिस का मनोबल। मसूरी में चरम पर पर्यटक सीजन, लाखों की संख्या में मसूरी का रुख कर रहे सैलानी, विशेष पैकेज बना रहे हैं होटल व्यवसायी। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रानीखेत स्थित गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर बीते दिवस उर्स मेले में अचानक से तेज आंधी तूफान में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित चिकित्सकों को घायलों के उचित उपचार के लिए निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने आपदा के दृष्टिगत हर संभव मदद करने को कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मामले में बताया कि घटना की जानकारी उन्होंने सीएम धामी को भी दे दी है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का जो है प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया है। वहीं मंत्री जोशी ने कहा कि घटना में जिनकी हालत चिंताजनक है उनको हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया जाएगा और कहा कि लोगों की जो स्वास्थ्य की चिंता है उसको करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। पुष्कर सिंह धामी, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभा रही है। देखिए, मैं एक व्यक्तिगत विजिट पर यहाँ पर आया था। पहले तो जैसे मैं आ रहा था तो मचखाली के जंगलों में आग लगी हुई थी और अधिकारी वहां पर नहीं थी, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करके तुरंत वहां पर लोग पहुंचे और अच्छा हुआ कि शाम को थोड़ा वर्षा भी हो गई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। और यहाँ पर आकर मुझे पता लगा कि यहाँ के उस मेले में दुर्घटना में कुछ लोग घायल हो गए और एक पेड़ पर जीप गिरने से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को उनकी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आप तुरंत वहां पर जाइए। उनके निर्देशन पर मैं खुद स्वयं यहाँ पर आया हूँ, मैं प्रभावित लोगों से मिला हूँ और सीएमएस से मैंने कहा कि जो लोग कुछ लोगों को चोट जाते हैं और वो सुशीला तिवारी हल्द्वानी जाना चाहते हैं, हम नीचे उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रही है और इस कष्ट की घड़ी में इस लोगों के साथ में सरकार खड़ी है। इनका जो बेहतर इलाज है वो कराया जाएगा। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में डीएम ने जो है व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, जानकी चट्टी का उन्होंने यहां पर भ्रमण किया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान ने किया जानकी चट्टी का भ्रमण। स्थानीय ग्रामीणों, होटल ढाबा, घोड़ा संचालकों और डंडी कंडी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। श्रद्धालुओं की यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रोटेशन की व्यवस्थाओं को करे सख्ती से लागू, सफाई व्यवस्था पर दे विशेष ध्यान। वहीं कूड़ा इधर उधर फेंकने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। कूड़ा ले जाने के लिए क्षेत्रों में भेजे वाहन। वहीं यमुनोत्री धाम क्षेत्र में विकास की दिशा में हुई है उल्लेखनीय पहल, डीएम का कहना है। विकसित करने के लिए सभी को करने होंगे सामूहिक प्रयास।
और यमुनोत्री धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैकल्पिक मार्ग के लिए लगातार कराए जा रहे हैं सर्वेक्षण। वहीं वैकल्पिक मार्ग बनने से यमुनोत्री धाम की होगी और सुगम यात्रा लोग कर सकेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से दे रहे हैं, जहां पर डीएम मेहरबान ने जानकी चट्टी का भ्रमण किया है और इस दौरान उन्होंने कई लोगों के साथ मीटिंग की, जैसे कि स्थानीय और ग्रामीणों, होटल ढाबा संचालकों के साथ डंडी कंडी के प्रतिनिधि जो हैं उनके साथ बैठक की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, लगातार निरीक्षण भ्रमण किया जा रहा था और अब यमुनोत्री को लेकर भी डीएम जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बीते दिनों भी उनकी खबरें सामने आई थी और एक बार फिर से क्या इसमें महत्वपूर्ण रहा? हाँ ज्योति, कहें तो लगातार जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है और इससे पहले की हम बात करें, जो उत्तरकाशी के डीएम है मेहरबान सिंह बिष्ट, वो लगातार वहां की तैयारियों के लिए, वहां की व्यवस्थाओं के लिए लगातार वहां पर निरीक्षण करते रहते हैं। और उसके बाद बीच में जब यात्रा स्टार्ट होगी 10 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री जब कपाट खुले, तो उसके बाद लगातार कहीं, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में आ गए, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं भी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया गया, लगातार उनके निरीक्षण किया। कई बार वो पैदल भी पूरा उन्होंने जो पैदल रूट है वो पूरा उन्होंने पैदल करके वहां देखा और हर चीज व्यवस्थाओं देखा, कहाँ कमियां हैं, कहाँ क्या व्यवस्था आ रही है ऑनलाइन को लेकर, ऑफलाइन को लेकर, और जो घोड़े खच्चर चलते हैं, कांडी वाले हैं, होटल व्यवसायी वाले हैं, कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है सफाई व्यवस्था को लेकर। लगातार उन्होंने यही प्रयास किया है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। और मेन जो रहता है कि जब यहाँ इतनी पब्लिक आती है, इतने श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कूड़ा करकट और गंदगी बहुत बड़ी फैल जाती है, तो उसका भी निस्तारण कैसे किया जाए, कहां से कूड़ा कचरा उठा के प्रत्येक गाड़ी के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरह के जहां जहां गए, जहां प्रयास के लगातार वो फीडबैक लेते रहते हैं, चाहे होटल व्यवसायी हो, चाहे वो ढाबे वाले हों, चाहे वो अन्य जो श्रद्धालु हों, श्रद्धालु से भी बात करते रहे। तो हर चीज को लगातार करते रहे। उनका प्रयास यही था कि जब इतनी अधिक संख्या में आए, एक तो गंदगी ज्यादा ना फैले और जो श्रद्धालु की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार दुरुस्त रहे। कहीं इसमें किसी को, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वाला मामला हो, चाहे वो पंजीकरण वाला, कुछ भी जितनी भी हो, सब चीजों में कहीं दिक्कत ना है। तो इसके लिए खुद वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और एक आध दिन छोड़ के डेली, चाहे वो जानकी चट्टी हो, चाहे यमुनोत्री धाम हो, चाहे गंगोत्री धाम हो, खुद पैदल जाके उसका बारीकी से निरीक्षण करके जो समस्याएं होती हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि डीएम का वहां पर दौरा है, खुद वो पैदल पहुंच रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही है कमल जी, उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की बात की है यमुनोत्री धाम के लिए। तो वो किस तरीके का वैकल्पिक जो है वैकल्पिक यात्रा या फिर रास्ता कहे, उन्होंने कहा है कि कोई वैकल्पिक मार्ग जो है उसकी तलाश हो रही है, अगर वो बन जाता है तो और सुगम होगी यमुनोत्री की यात्रा। तो वो कौन सा वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, कुछ जानकारी इसके बारे में? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लगातार, मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीने से लगभग लगातार आप चारों धाम की खबरें पूरी आप ढंग से करते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि गंगोत्री जो पैदल मार्ग है यमुनोत्री का, वो कहीं तरह संकरा है। तो जब भीड़ इतनी आती है, तो अभी पीछे भी इतनी भीड़ आ गई थी, तो लोगों को काफी टाइम रोकना पड़ा, कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि एक अलग वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि एक मार्ग पे आना जाना ना हो, एक अन्य मार्ग वैकल्पिक व्यवस्था का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो भीड़ आ जाती है तो एकदम उस जो संकरा मार्ग है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े, कोई दुर्घटना घटे। तो एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रा और सुगम हो सके। जब एक वैकल्पिक वास्तव हो जाएगा तो कहीं ना, जब भीड़ ज्यादा होगी तो वो दोनों रास्ते कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकती है। तो इसके लगातार सर्वेक्षण जारी है और प्रयास एक किया जा रहा है, सर्वेक्षण होने के बाद उस वैकल्पिक व्यवस्था को रखा जाए, ताकि जब भीड़ बढ़ने से उस वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो श्रद्धालुओं की कई दुर्घटनाओं का डर होता है
उस चीज से बचा जा सके। तो इसका भी एक सर्वेक्षण चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से एक वैकल्पिक मार्ग की भी मार्ग बन जाए, जिससे यात्रियों को और सुविधा का सामना करना पड़े। निश्चित तौर पर, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कमल जी, कुछ वीडियोस सामने आ रहे थे जिसमें जब शुरुआत की बात है, जब कपाट खुले थे और उस समय पे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि बिल्कुल पैर सरकाने की जगह नहीं है, हजारों की संख्या में एक साथ यात्री चल रहे थे, तो बैरिकेडिंग भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में एक अच्छा विकल्प ये हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी चीजें सामने आती है, जैसा कि आपने कहा डंडी कंडी वालों के साथ उन्होंने बैठक की, साथ ही होटल संचालक जो है, ढाबा संचालक जो है, इसमें एक शिकायत कई बार देखने को मिलती है कि मनमाना जो चार्ज है वो वसूल करते हैं। तो उसको लेकर भी क्या कोई जिक्र यहाँ पर डीएम करते हुए नजर आए? क्योंकि कई बार श्रद्धालु कहते हैं कि मनमाना चार्ज वसूल रहे हैं, जो चीज जितने में मिलनी चाहिए उससे 4 गुना 8 गुना ज्यादा रेट्स पे यहाँ पे बेची जा रही है। तो उस तरीके के बारे में भी कुछ जिक्र करते हुए डीएम नजर आए? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही है। और मैं देखता रहता हूँ, आप बिल्कुल बारीकी से आप प्रश्न पूछते हैं ताकि श्रद्धालुओं को और साधना से लोगों को इसके बारे में जैसे जानकारी मिले। बिल्कुल सही बात है। कई बार लगातार शिकायतें ही जब रश बढ़ता है तो ये जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, ये दाम बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए यही प्रयास किया गया है, यही उनको कहा गया है कि आप रेट लिस्ट लगाई जाए, एक रेट लिस्ट आप लगाएं ताकि जो उसमें दाम लिखे उससे ज्यादा ना लिया जाए, ताकि जो श्रद्धालु है, जो आपके यहाँ ग्राहक आए, वो देख ले कि इसका क्या रेट है, ताकि उसको कुछ ज्यादा का देने का ना पड़े और ताकि ये ना लगे हमारे से ज्यादा पैसा लिया गया। तो इसका प्रयास भी किया और उनको लगातार कहा जा रहा है कि आप इसको जो रेट है, दाम है, उसकी एक रेट लिस्ट लगाइए ताकि आपस में कोई किसी विवाद भी ना हो, एक सामंजस्य भी बना रहे कि हमारे ये रेट हमने रेट लिस्ट पे लिखा, हम उसके अनुसार ले रहे हैं। तो इसका भी प्रयास किया गया, क्योंकि लगातार इस बार की शिकायतें आई हैं, जो रेट लिस्ट है उससे कहीं अधिक चीजें ली जा रही हैं। लेकिन अब इस पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि लिस्ट आगी जाए ताकि आपस में सामंजस्य बना रहे, कोई विवाद ना हो। और बिल्कुल, और अब तो जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो शुरू कर दिया गया है कमल जी। तो ऐसे में क्या श्रद्धालु अब फिर से बढ़ रहे हैं या रफ्तार वही बनी हुई है जो शुरुआती के दिनों में थी? नहीं ज्योति, अगर हम कहें तो कल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं और अभी जो टारगेट जो संख्या रखी गई थी 1500, हरिद्वार में 1500 और यहाँ भी 1500, लेकिन श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं। अभी अब यही थोड़ा सोचना होगा सरकार को, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। मुझे लगता है कि कल एक दिन में जब काउंटिंग हो, कल परसों मतगणना हो जाएगी, तो उसके बाद अन्य निर्णय लिया जा सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन वो कम पड़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज जब हम दिन से देख रहे हैं कहीं ना कहीं श्रद्धालु अधिक संख्या में आ रहे हैं। अब यही देखना है कि इस पे सरकार कब निर्णय, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। तो मुझे लगता है मतगणना के बाद एक दिन में कहीं ना कहीं इस पे भी फैसला लिया जा सकता है। ठीक है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और धनौरी में रक्तदान शिविर का जो है आयोजन किया गया। तो वही धनौरी का जिक्र हम कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए धनौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनौरी के 25 से अधिक लोगों ने रक्तदान करने के लिए भाग लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी मुनीष सैनी ने किया। इस दौरान मुनीष सैनी ने कहा कि रक्तदान में जो है इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकती और रक्तदान करने से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है। इसलिए रक्तदान करने के लिए समाज की अन्य संस्थाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित होते रहे तो रक्त की कमी को बड़े पैमाने पर दूर किया जा सकता है। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक जो हैं डॉक्टर सुनील सैनी और देव सैनी ने कहा कि आज ऐसे लोग भी हैं जो रक्त के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें रक्त नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोगों की मदद के लिए रक्तदान अवश्य करें और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं है। वहीं और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि रक्तदान करना बहुत जरूरी है। समाज के लिए नायक के तौर पर वो लोग उभरते हैं जो लोगों के लिए रक्तदान करते हैं। कि जो हम शिविर चला रहे हैं, इस शिविर में जैसे कि जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें ये है कि जैसे कोई भी ग्रुप हो, ए बी हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, सब ग्रुप अवेलेबल होंगे और किसी के
चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल इन दिनों अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में अतिरिक्त सेवा दे रहे हैं। श्रद्धालुओं से लगातार बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको समाधान का रास्ता भी बता रहे हैं। जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए हाइपर होते दिखाई दे रहे हैं, उनको शांत करने का भी प्रयास चौकी प्रभारी बड़ी ही सूझबूझ के साथ करने लगे हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं को बिना लाइन के पंजीकरण उपलब्ध कराने के बाद से यात्रा मार्ग पर भेजना चौकी प्रभारी ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया हुआ है। वहीं इस भरी गर्मी के दौरान अनुशासन में रहते हुए श्रद्धालुओं से विनम्र बात करने वाले चौकी प्रभारी की श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है। प्रतापगढ़ राजस्थान से आए दिव्यांग आशीष जैन ने बताया कि वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पंजीकरण के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन भरी गर्मी में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने उन्हें देखा और मदद करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद उनको ऑफलाइन पंजीकरण मिल गया और वो खुशी खुशी यात्रा मार्ग पर रवाना हो गए। आशीष जैन ने मामले में कहा कि उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मी कभी नहीं देखे हैं। उन्होंने नवीन डंगवाल के साथ ही उत्तराखंड पुलिस का भी आभार व्यक्त किया है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है टनकपुर से, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो होने वाला है मेला, पूर्णागिरि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी ने टनकपुर में मां पूर्णागिरि मेले व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक की है। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया है। वहीं व्यवस्थाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा पेयजल, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा गया है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों से करे पानी की सप्लाई। मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर के अधिकारी नदियों के जलस्तर की करे मॉनिटरिंग। मानसून को लेकर के अधिकारी रहे अलर्ट मोड पर। वहीं निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान। मां पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में पार्किंग, पेयजल, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं का रखे विशेष ध्यान। वहीं उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध धाम है पूर्णागिरि। सीएम धामी ने कहा है श्रद्धालुओं पर रहती है मां की कृपा। वहीं पूर्णागिरि मेला स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। सीएम धामी ने कहा मेले की अवधि को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं कार्य। मां पूर्णागिरि धाम में 12 महीने श्रद्धालु आए, इसके लिए किए जा रहे हैं प्रयास। पूर्णागिरि धाम के पास बन रहा है शारदा कॉरिडोर। वहीं टनकपुर और बनबसा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य पड़ाव यह है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको टनकपुर से दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने बैठक की है और टनकपुर में होने वाले मां पूर्णागिरि के मेले की व्यवस्थाओं को लेकर इसमें बातचीत की गई है। और बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और साथ ही कहा कि जो व्यवस्थाएं होनी है उसमें किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके लिए। देखिए, ये चूंकि उत्तर भारत का बहुत बड़ा हमारा पूर्णागिरि धाम सुप्रसिद्ध धाम है, माँ की बड़ी कृपा है और उस धाम में भी यात्रा 12 महीने चले, उसके लिए हमारा प्रयास कर रहे हैं। उसके पास में हम शारदा कॉरिडोर भी बना रहे हैं। माँ शारदा भी यहाँ से हमारे बीच से गुजरती हैं और टनकपुर और बनबसा आने वाले लोगों के लिए पड़ाव होता है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा स्थल शारदा कॉरिडोर के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। और एसएसपी नवनीत सिंह ने चारधाम यात्रा और वीकेंड की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने हाथ से रिफ्रेशमेंट भी वितरित किया है। उनसे बातचीत कर परेशानियों के बारे में पूछा। और बता दें आपको कि एसएसपी नवनीत सिंह आज मुनि की रेती पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले भद्रकाली पुलिस चौकी, फिर ब्रह्मानंद मोड़, पीडब्ल्यूडी तिराहा, मधुबन तिराहा, शिवानंद गेट और तपोवन तिराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर यातायात व्यवस्था की ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को शाबाशी भी दी। सभी चेकिंग प्वाइंट पर अपने हाथ से पुलिसकर्मियों को रिफ्रेशमेंट दिया। निर्देश में आपको बता दें कि एसएसपी ने कहा चारधाम यात्रा और वीकेंड पर आने वाले ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप से चलाना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पुलिसकर्मी न करें। इसके अलावा एसएसपी ने भद्रकाली में पंजीकरण चेकिंग काउंटर का भी निरीक्षण किया है। काउंटर पर बैठे अधिकारियों को बिना चेकिंग के किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर नहीं भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि एडिशनल एसपी जेआर जोशी, सीओ अस्मिता ममगाई और इंस्पेक्टर रितेश शाह को व्यवस्थाओं में नजर रखने के खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं।
और वहीं चारधाम यात्रा में पंजीकरण के लिए टोकन नहीं मिलने से नाराज श्रद्धालु सड़क पर आ गए हैं। श्रद्धालुओं ने जमकर हंगामा किया है और प्रशासन पर टोकन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए हैं। किसी तरह कोतवाल और बस अड्डा चौकी प्रभारी ने श्रद्धालुओं के गुस्से को शांत कराया और उन्हें भरोसा दिलाया कि टोकन दिलवाकर जल्द ही उनको पंजीकरण के साथ यात्रा मार्ग पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आज दोपहर दर्जनों श्रद्धालु यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर से बाहर सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ हल्ला करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि वो सुबह से पंजीकरण के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ। अब उनको अगले दिन के पंजीकरण के लिए टोकन भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद से आए श्रद्धालुओं को टोकन मिल गए हैं। हंगामा की सूचना मिलते ही कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने जो है और बस अड्डा के चौकी प्रभारी जो है नवीन डंगवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनको हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं कोतवाल ने श्रद्धालुओं से इस दौरान कहा कि उनको जल्दी ही टोकन दिलवाकर पंजीकरण के साथ ही यात्रा मार्ग पर भेजा जाएगा। भरोसा मिलने के बाद से श्रद्धालु सड़क से हट गए। और पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है। लाखों की संख्या में सैलानी मसूरी का रुख कर रहे हैं। तो वहीं पर्यटकों के आवागमन को लेकर के मसूरी के होटलों और व्यवसायियों द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज बनाए जा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के व्यंजनों के साथ ही राजस्थानी और गुजराती पकवान पर्यटकों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मसूरी के एक मशहूर होटल में गुजराती और राजस्थानी व्यंजन की थीम पर आधारित एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के गुजराती और राजस्थानी व्यंजन बनाए गए, जिसमें आपको बता दें जिन्हें पर्यटकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। तो वहीं गुजराती और राजस्थानी पर्यटक जब मसूरी आएंगे तो उन्हें अपने घर जैसा ही स्वाद यहां भी खाने को मिलेगा, जिससे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहीं होटल के मुख्य शेफ शंकर भारती ने बताया कि गुजराती और राजस्थानी खाने की काफी मांग है और इसी को देखते हुए गुजराती और राजस्थानी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जो है राजस्थान से जो एक जो है वेलकम जो होता है पधारो सा, जो हमने यहाँ पे एक फेस्टिवल रखा है, जो गुजरात और राजस्थान से दोनों मिक्स जो कॉम्बिनेशन हमने किया है खाने का, थोड़ा गुजरात से और थोड़ा राजस्थान से। सर हमने ये सब रखा है कि जैसे कि मसूरी में जो टूरिस्ट पैलेस है ये, तो काफ़ी लोग वहाँ से आते हैं, गुजरात से, राजस्थान से हो गया, दिल्ली से हो गया, तो उनको लगता है कि हमारा ये जो यहाँ पे हमारा जो घर का खाना है हमें यहाँ मिले। और अब एक और खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। आपको बता दें नगर निकायों में 3 महीने के लिए बढ़ाया गया प्रशासकों का कार्यकाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद से बढ़ाया प्रशासकों का 3 महीने का कार्यकाल। वहीं प्रमुख सचिव शहरी विकास रमेश सुधांशु के हस्ताक्षर से जारी हुए आदेश। 1 जून को सरकार द्वारा प्रशासकों के लिए 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हुआ था और आदेश में आपको बता दें आदर्श आचार संहिता के कारण नगर निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया में हुई देरी को बताया। आदेश के अनुसार 2 अगस्त से पहले चुनाव कराकर निकायों में बोर्डों का करना होगा गठन। पहले 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में दायर की गई थी जनहित याचिका। वहीं सरकार की ओर से वादविवक्ता SN बाबुलकर ने शपथ पत्र देकर 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने की बात कही थी। वहीं शपथ पत्र पर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को किया था निस्तारित। अब आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए 3 महीने का बढ़ाया गया कार्यकाल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, एक तरफ अभी लोकसभा चुनाव एक तरीके से संपन्न हुए हैं, अब उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रशासकों का जो समय बढ़ाया गया समयावधि, इसको लेकर के आपके पास अपडेट क्या है? हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार यहाँ पर, क्योंकि अगर 1 दिसंबर 2023 को नगर निकाय चुनाव का जो बोर्ड का कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, तो उसके बाद सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए थे और उनका 1 जून को खत्म हुआ था। ये समझ चल रहा था कि क्या होगा, आचार संहिता लगी हुई है, आगे चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। तो आज वो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है
तो महामहिम राज्यपाल की सहमति से, स्वीकृति से आज 3 महीने कार्यकाल और बढ़ाया गया है। तो हम ये कहें कि 2 अगस्त तक कार्यकाल और 3 महीने का प्रशासन बढ़ा गया। और उसमें यह अब स्पष्ट होता है कि जब आपने अब 2 अगस्त तक कार्यकाल 3 महीने का बढ़ा दिया गया है, तो इससे पहले अब आपको चुनाव कराकर कहीं ना कहीं अब बोर्ड का गठन करना होगा, इस आदेश से यह लगता है। और जब ये 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसमें जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में डली थी, तो सरकार ने यह एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था वहां पर, जो महाधिवक्ता है कि हम 6 महीने में का चुनाव करा लेंगे। लेकिन आचार संहिता लोकसभा का हवाला दिया है कि अभी आचार संहिता लग गया, अभी आरक्षण होना है, अभी वोटर लिस्ट का काम होना है, कई चुनाव, तो 3 महीने का समय और बढ़ाया गया है। और 3 महीने के अंदर सरकार ने कहा कि हम चुनाव करा लेंगे। और अब यही देखना है कि ये अब 1 अगस्त तक बढ़ाया गया और चुनाव सरकार क्या आगे निकल। बिल्कुल, और अब ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए आराम तो बिल्कुल नहीं है, अब उन्हें फिर से प्रचार में जुटना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।